हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश आज़ाद स्वागत करता हूं आपका BLLB फोर्थ सेम की हिस्ट्री क्लास में। तो आपका पुनर्जागरण चल ही रहा है ये फर्स्ट यूनिट में। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है पाश्चात्य प्रभाव के कारण ब्रिटिश भारत में हुए सामाजिक विकास का संक्षेप में उल्लेख। पाश्चात्य मतलब जो मॉडर्न युग था, जो पश्चिमी जगत की सभ्यता थी, तो उस जो सभ्यता, जो मॉडर्न सभ्यता भारत में आई, उस तो जो वो प्रभाव पड़ा, उससे सामाजिक विकास जो हुआ भारत के अंदर, वो बताना आपको। ठीक है, तो इसमें तो सामाजिक विकास का संक्षेप में उल्लेख हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे नंबर वन, बहु विवाह और बाल विवाह को रोकने का प्रयास। ये पहला पॉइंट है इसमें। ठीक है, ये दोनों कुप्रथाएं, बहु विवाह और बाल विवाह, भारत में अतीत काल से चली आ रही थी। इनके कारण भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इसे समाप्त करने का प्रयास किया। उनके बाद आने वाले अनेक समाज सुधारक भी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे। केशव चंद्र सेन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा उन लोगों के लिए बाल विवाह की प्रथा बंद कर दी गई। बहु विवाह प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह की स्वीकृति दी गई। तो उन लोगों के लिए बंद कर दी गई थी जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करने के लिए प्रस्तुत थे, यानी कि जिन्होंने इस अधिनियम को स्वीकार किया। आर्य समाज स्त्रियों की पतनावस्था को ऊंचा उठाने में विशेष रुचि लेता था, अतः उसने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1884 में एक महान समाज सुधारक BS मातृबारी ने बाल विवाह के विरोध में सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। उनके प्रचार और आंदोलन के परिणाम स्वरूप सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट कानून स्वीकृत हुआ। इस कानून के अनुसार विवाह की उम्र 10 से 12 वर्ष कर दी गई। इस कानून का पर्याप्त विरोध भी हुआ। विरोध करने का कारण यह था कि 1858 में जो साम्राज्य, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसने ये कहा था अपने घोषणा पत्र में कि जो भारत का धर्म है, जो भारत के धर्म के नीति नियम हैं, उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो लोगों ने इस अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। ठीक है, क्योंकि बाल विवाह की उम्र बढ़ा दी गई, तो इसे हस्तक्षेप माना उन्होंने, किन्होंने? भारतीय समाज के लोगों ने। इसी प्रकार 1801 में बड़ौदा राज्य सरकार ने एक बाल विवाह विरोध कानून पास किया जो इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट कहलाया। इस कानून के द्वारा बालिकाओं की आयु 12 वर्ष और लड़कों की आयु 16 वर्ष कर दी गई। ठीक है, सन 1930 में व्यवस्थापिका सभा और राज्यसभा ने अजमेर के हरविलास शारदा द्वारा शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल स्वीकृत कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु वाले लड़के और 14 वर्ष से कम आयु वाली लड़की का विवाह दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों की उम्र 18 और लड़की की उम्र 14 कर दी गई। इससे कम की यदि शादी करते हो बच्चों की, तो वो कानून अपराध होगा। बहु विवाह प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थी।
राजा, सामंत, कुलीन वर्ग के लोग यानी कि बड़े बड़े जो लोग थे वो कई विवाह कर लेते थे। परंतु धीरे धीरे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ा तो जनसाधारण का दृष्टिकोण बदलता चला गया और धीरे धीरे बहुविवाह का प्रचलन कम हो गया। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात एक अधिनियम के द्वारा बहुविवाह को दंडनीय घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विधवा विवाह। ठीक है, विधवा विवाह इसमें देखते हैं हम इसमें देखते हैं हिंदू समाज में विधवाओं की दशा बहुत ही ज्यादा शोचनीय थी। जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसके सामने सिर्फ दो रास्ते रह जाते थे कि या तो वो सती हो जाए या जीवन भर दुख सहती रहे इसी कारण समय समय पर विधवा विवाह कराने के पक्ष में भारतीय समाज सुधारकों ने प्रयास किए। ठीक है। बाबू श्याम चंद्र दास की पुत्री जल गई तो उन्होंने भारत के पंडितों को एक सार्वजनिक पत्र लिखकर प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया क्या एक ऐसी स्त्री का जो शूद्र हो शास्त्रों की दृष्टि में पुनर्विवाह करना विधिवत है? तो तत्कालीन प्रमुख पंडितों ने परस्पर विचार विमर्श कर विधवा विवाह करने के पक्ष में निर्णय दे दिया। यानी कि जो शूद्र स्त्रियां थीं उनको विधवा करने की अनुमति दे दी गई उस समय के पंडितों द्वारा। परंतु साथ ही यह भी कहा गया कि इस प्रकार के विधवा विवाह केवल शूद्रों में ही हो सकते हैं, उच्च वर्ग के हिंदुओं में ये विवाह अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च कुल के हिंदुओं में विधवाओं की दशा अधिक ही दयनीय थी, बहुत ही शोचनीय थी। तो इस प्रकार महान संस्कृत विद्वान पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। उन्होंने विभिन्न हिंदू शास्त्रों मनुस्मृतियों का अध्ययन किया। तो उन अध्ययनों के बाद उन्होंने यह पता लगाया कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सकता है। तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधवा विवाह के पक्ष में बहुत सारे उन्होंने हस्ताक्षर भी कराए, बहुत लोगों के, सरकार को प्रार्थना पत्र भेजे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में कानून बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह कानूनी मानकर विवाहित विधवाओं की संतान की वैधता स्वीकार कर ली गई। ठीक है। इस दिशा में आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे आंदोलन चलाए। ठीक है। 1891 में बंबई में विधवा विवाह संस्थान की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद, मैसूर, पंजाब, लखनऊ में भी इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई। इन संस्थाओं ने विधवाओं की दिशा सुधारने में प्रशंसनीय कार्य किए। तो इस तरह से विधवाओं की भी स्थिति को सुधार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्त्रियों का मताधिकार। स्त्रियों को मताधिकार, मत का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। पर्याप्त काल तक यह स्थिति बनी रही कि स्त्रियों के मताधिकार की बात कोई सोच भी नहीं सकता। 1917 के पश्चात स्त्री मताधिकार आंदोलन ने तीव्रता पकड़ी तथा उसे सफलता भी मिली। अनेक स्त्रियों को कौंसिलों, संस्थाओं, कॉरपोरेशन और नगर पालिकाओं के सदस्य बनने के अवसर मिलने लगे। सरकार ने भी स्त्री मताधिकार के महत्व को समझा और 1935 में एक एक्ट द्वारा स्त्रियों को केंद्रीय तथा प्रांतीय धारा सभा में स्थान दिए। भारत के नवीन संविधान ने स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार तथा चुनाव में खड़ा होने का अधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि भारतीय संविधान ने जो इस समय चल रहा उसने तो स्त्रियों को सारे अधिकार दे दिए पुरुषों के समान ही, यानी कि समानता रखी पुरुषों और स्त्रियों में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्दा प्रथा का अंत। पर्दा प्रथा का अंत
देखो, पर्दा प्रथा जो भारत में चली वो मुस्लिम आक्रमणों के बाद चली, ठीक है। और मुस्लिमों में तो ये प्रथा पहले से ही थी, पहले से विद्यमान थी। इस प्रथा ने स्त्रियों की दशा में अत्यंत शोचनीय बना दिया, इस स्त्रियों की दशा को बहुत शोचनीय बना दिया पर्दा प्रथा ने। अच्छा, मुस्लिम शासन का अंत भी हो गया, परंतु फिर भी स्त्रियों की दशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ, पाश्चात्य शिक्षा डेवलप हुई, धीरे धीरे लोगों का माइंड डेवलप हुआ, लोग पढ़ने लगे, समझने लगे, तो यह प्रथा धीरे धीरे डाउन होने लगी। स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन हुआ, उनकी दशा में सुधार हुए। अच्छा, दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन दक्षिण भारत में नहीं था। उत्तरी भारत में बड़े पैमाने, उत्तरी भारत में और पश्चिमी भारत में बड़े पैमाने पर थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जाति प्रथा में शिथिलता। जाति प्रथा में शिथिलता नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक जाति प्रथा अत्यंत कठोर थी। खान पान और विवाह के विषय में जातीय बंधनों में जकड़ा हुआ। हिंदू अपना पैतृक पेशा भी नहीं कर सकता था, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरणों में जाति प्रथा के बंधन में शिथिलता आने लगी। अच्छा, पाश्चात्य शिक्षा ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक औषधियों, होटलों में खान पान, ठीक है, इन सब ने छुआछूत या जाति प्रथा में शिथिलता लाई। भाई, जिस होटल में हम खाना खाने जाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही समाज के या एक ही जाति के व्यक्ति हों, और भी जाति के हो सकते हैं। रेल ने, ट्रैफिक ने, इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। भाई, एक ट्रेन में, एक डब्बे में हर जाति धर्म के लोग सफर कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो पाश्चात्य संस्कृति थी, इसने बहुत ही चेंज किया, और जो जाति प्रथा थी उसमें शिथिलता आई, उसमें गिरावट आई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दलित वर्ग की उन्नति। दलित वर्ग की उन्नति जाति प्रथा से अधिक विकृत रूप अस्पृश्यता का है। वैसे जाति प्रथा की अस्पृश्यता का मूल कारण है, जाति प्रथा ही अस्पृश्यता, छुआछूत का मूल कारण है। यद्यपि अछूत हिंदू समाज के अंग हैं, फिर भी उन्हें बहिष्कृत माना जाने लगा। उनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक थी तथा वे विद्यालयों में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। दक्षिण भारत में तो छुआछूत का और भी अधिक बोलबाला था। राजनीतिक अधिकारों, नौकरियों तथा व्यापार करने आदि से भी उन्हें वंचित रखा गया। दरिद्रता और निरक्षरता ने उनके नैतिक स्तर को और अत्यधिक गिरा दिया। उच्च वर्ग के हिंदुओं के द्वारा उपेक्षा तथा हीन दृष्टि से देखे जाने के कारण अनेक अछूत ईसाई हो गए। यानी कि जब हिंदू लोग उनका शोषण कर रहे थे तो अनेक अछूतों ने ईसाई धर्म अपना लिया। इस प्रकार अस्पृश्यता की समस्या ने भी आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। ईसाई संस्थाओं ने यद्यपि अछूतों की दशा को सुधारने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य ईसाई मत का प्रचार करना ही था। उनके द्वारा बनाए गए अछूत ईसाइयों को आर्य समाज द्वारा पुनः शुद्धि आंदोलन द्वारा हिंदू बना लिया गया। रामकृष्ण मिशन ने समानता का प्रयास कर अछूतों को उच्च हिंदुओं के मध्य के भेद को मिटाने का प्रयास किया। रामकृष्ण मिशन ने जो उच्च हिंदू थे और जो जिनको छोटे लोग छूत के बीमार छोटे लोग और उच्च हिंदुओं के बीच में भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। किसने? रामकृष्ण मिशन ने। अच्छा,
1906 में देश में दलित जाति मिशन संस्था की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दलित जातियों जैसे चमार, पढ़ाई, नामशूद्र, अछूत समझे जाने वाली अन्य जातियों की सामाजिक तथा आध्यात्मिक दशा से शिक्षा वृद्धि, नौकरी देने, धार्मिक अयोग्यता को दूर करने, उदार धर्म के सिद्धांतों उनमें प्रचार करने, निजी चरित्र अच्छे नागरिक बनाने के द्वारा उन्नत करना था। जो 1906 में दलित जाति मिशन संस्था बनाई गई, इसका कार्य था कि उनके नैतिक स्तर को उठाना, दलितों के अछूतों की दिशा सुधारने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निभाया। ठीक है, उसके साथ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनकी दिशा सुधारने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे किए कि जिससे अछूतों की दिशा सुधरे, उनकी स्थिति सुधारी जाए, और उन्होंने उनके लिए बहुत सारे कार्य भी किए। तब जाके दलितों की स्थिति में सुधार आया और उनको भी पूरे अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है हमारा देवदासी प्रथा। भारत की सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में देवदासी की प्रथा भी विभिन्न रूप से अपना विशेष स्थान रखती है। धर्म की आड़ में वासना वृत्ति की पूर्ति के लिए देवदासी प्रथा का रूप ही बदल दिया गया। पहले बड़े बड़े मंदिरों में कुमारी लड़कियों को मंदिर के कार्यों हेतु देवदासी बनाकर रखा जाता था, परंतु धीरे धीरे इस प्रथा का रूप इतना विकृत हो गया कि आज यह सर्वविदित है कि इस सब जानते हैं कि इस प्रकार धर्म नाम को कलंकित करने वाले मंदिरों के पुजारियों महंतों ने भोली सुकुमार कन्याओं के कौमार्यत्व को नष्ट किया, परंतु भारतीय समाज को इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़े। बंगाल, बिहार व मद्रास आदि स्थानों में देवदासी नाम से नृत्किया तथा गाने वाली बालिकाओं मंदिरों पूजा व अर्चना के साथ साथ इन पुरुष महंतों की वासना पूर्ति भी करती थी। उधर मुस्लिम समाज में भी उर्सों व वैश्याओं से मरसिया पढ़वाने की प्रथा थी। सन 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास में देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। जन प्रयास के परिणाम स्वरूप आंदोलन सफल हुआ और मद्रास सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए अनेकों प्रतिबंध संपूर्ण प्रांत में लागू कर दिए। सन 1923 में बंबई प्रांत में इस संबंध में एक एक्ट लागू किया गया। फिर इस कटु सत्य को आज भी स्वीकार करना पड़ता है कि वर्तमान में अनेक प्रकार के पर्व या उत्सव उस धर्म की आड़ लेकर मनाए जाते हैं जहां असली नृत्यों, वेश्यागमन, मदपान व विलासिता का खुल्लम प्रदर्शन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दहेज प्रथा। ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हिंदू विवाह में प्रचलित दहेज प्रथा ने हिंदू समाज को चकनाचूर कर दिया। साधारणतः दहेज से तात्पर्य उस संपत्ति से जिसे एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई जिसे पनपने में कई सामाजिक तत्वों ने सहयोग दिया। अच्छा, वर्तमान में दहेज प्रथा एक परंपरा के रूप में अनावश्यक रूप से सामाजिक मूल्य व प्रतिष्ठा के बहाने से पापपूर्ण चक्र के रूप में समाज पर छाई हुई है। जहां इस प्रथा के कई गुण भी हैं, वहां दोषों की संख्या अधिक है। दहेज प्रथा के कारण पारिवारिक संघर्षों का जन्म होता है। पहले शिशु हत्या, आत्महत्या का कारण भी दहेज बनता है। बाल विवाह, अनैतिकता को प्रोत्साहन भी मिलता। आजकल भी ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं कि दहेज के
कमी के कारण सास नंदों ने बहू को जलाकर मार दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अब भी सुनने को मिल जाती हैं। अतः इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। ये कुप्रथा बहुत ही जघन्य है। शिक्षा का प्रसार और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में दहेज विरोधी प्रचार करना चाहिए तथा दहेज की बढ़ती हुई मांग को सीमित करने के लिए कानून बना देना चाहिए।